अब देखिए, इंडिया से ये वेस्ट की तरफ, ये इधर है मिडिल ईस्ट, और यहाँ अरब सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज के बीच में ये है ईरान, और पहले इसको पर्शिया कहते थे। ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से सुपर पावर्स की नजर में हमेशा से रहा है। ईरान के अंदर कंट्रोल रखने के बहुत सारे एडवांटेजेस, पूरे रीजन में कंट्रोल मिलता है। ईरान का एक बॉर्डर इधर साउथ एशिया से लगा है, दूसरा बॉर्डर इसका अरब से लगा है, नीचे इसके पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, जहां से दुनिया भर का ट्रेड होता है। ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये यहाँ पे है। ये इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया का जो 20% ऑयल का जो फ्लो है उसको आप बड़ी आसानी से बहुत ही कम टाइम में रोक सकते हो। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई ईरान के अंदर जिसकी वजह से आज की डेट में ईरान की 28% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में है, और 40% पॉपुलेशन जो है वो अगले 2 साल में पॉवर्टी में जाने वाली है। अक्टूबर 1834 का टाइम था, फात अली शाह की डेथ हो गई थी, मोहम्मद शाह जो थे वो राजा बनते हैं, और इनकी भी डेथ के बाद 5 सितंबर 1848 को इनके बेटे नासिर अल दिन शाह ईरान के राजा बनते हैं। ये थोड़ा एग्रेसिव थे। इन्होंने राजा बनने के कुछ ही साल बाद करीब 1856 में एक एरिया था हेरत नाम से, जिसको राजा नासिर जो थे वो ईरान का हिस्सा मानते थे, और इसको ईरान के अंदर लेने के लिए ये अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक मौका मिलता है, और ब्रिटिशर्स मौका देख के उल्टा अटैक कर देते हैं। पहले तो ईरान को वापस भेजते हैं, और उसके बाद ब्रिटिशर्स भी ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करा लेते हैं। सेम जो चीजें रशिया को नॉर्थ में मिली थी, वही सारी सेम चीजें ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एरिया में मिल गई थी ईरान के। तो ये ट्रीटी वगैरह करके रशिया और ब्रिटिशर्स ने ईरान को अपने अपने तरीके से बांट लिया था, और अपना अपना हिस्सा ले रहे थे, और दोनों को लड़ाई नहीं करनी पड़ रही। इसकी वजह से ईरान के जो बाजारी यानी ट्रेडर्स थे उनका बहुत भारी नुकसान हुआ था। ईरान की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बाजारी यानी ट्रेडर्स के हाथ से निकल गई थी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था आम जनता के लिए। तो इसको लेके जगह जगह पे ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, और ये सब कहने लगे थे लोग कि राजा जो है वो विदेशी जो लोग हैं उनके हाथों बिक गया है। और बात इतनी बढ़ जाती है, मुस्लिम उलेमा जो होता था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, उनको बीच में आना पड़ा। उलेमा के आने से राजा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ईयर 1892 में राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इन सारी चीजों को वो समझता है, और ये जो ट्रीटी थी इसको कैंसिल कर देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद होता क्या है कि राजा जो था उसको लोग हल्के में लेने लगे थे, और जो उलेमा था उसका कद ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके 4 साल बाद 1896 में मिर्जा रिजा खरमानी इस नाम का एक आदमी था, उसने राजा नासिर की हत्या कर दी। अब इनकी डेथ के बाद सेम डे 1 मई 1896 को नासिर के बेटे मुजफ्फर अल दीन को किंग बना दिया जाता है, और ये भी रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में फंस के रह गए थे, ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाते हैं। अब जिस साल मुजफ्फर किंग बने थे, इसी साल यूके का एक आदमी था विलियम डी आर्की, ये दुनिया भर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह करता था ऑयल की, और इसके हाथ में एक रिपोर्ट लगती है जिसमें यह था कि ईरान के अंदर ऑयल निकलने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। और जब ये रिपोर्ट डीआरकी के पास आती है तो डीआरकी मौके का फायदा उठा के ईरान के राजा मुजफ्फर से मीटिंग करता है, और 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन कराने के लिए रेडी कर लेता है। इस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डीआरकी ईरान के अंदर ऑयल को ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है, और उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करके बेचना है और प्रॉफिट बनाना है। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स का जो साउथ जोन था उसी एरिया में करना था। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि जो भी ऑयल निकाल के प्रॉफिट बनेगा उसका 16% ईरान को देना होगा, और एनुअल भी एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि वो ईरान को देना होगा। अब यहां से विलियम डीआरकी, जिसको ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था, वो एक कंपनी बनाता है ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और इस कंपनी का नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। और ये जो कंपनी है, आगे चल के इस कंपनी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी ईरान के लिए। तो अब होता क्या है कि ऑयल ढूंढा जाता है। शुरू में ऑयल ढूंढने में पैसा और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। विलियम डीआरकी जो थे वो अपना पूरा पैसा लगा चुके थे, और जब उनके पास पैसा खत्म हो गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको पैसा दिया, और पैसा दे के वो उनसे शेयर ले लेती थी इस कंपनी के। तो मेनली जो शेयर्स थे इस कंपनी के, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए थे, और आगे चल के इस कंपनी का नाम चेंज भी हुआ था, ब्रिटिशर्स पेट्रोलियम हो गया था। अब ये कंपनी तो बन गई थी, ऑयल भी ढूंढा जा रहा था, लेकिन ऑयल मिला नहीं था अभी तक ईरान में। अब इसके बाद ईयर आता है 1908, और इस ईयर में बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है, और बहुत बड़ी ऑयल फील्ड निकलती है ईरान के अंदर। अभी जैकपॉट तो निकला था, लेकिन इसका प्रॉफिट जो था वो ब्रिटिशर्स के पास जाना था। ब्रिटिशर्स इसके बाद पूरा का पूरा ऑयल निकाल के बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और ईरान को उसका 16% मिल जाता है, और एनुअली भी उसका जो अमाउंट फिक्स था वो उसको मिल जाता है। अब देखिए, इस चीज को लेके एग्रीमेंट तो पहले कर लिया था ईरान ने, और यहां से ईरान के अंदर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, जिसका इंपैक्ट आज भी ईरान के ऊपर पड़ता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ईरान के अंदर जो ईरान के लोग थे वो बात करने लग गए कि जो राजा है वो तो बिका हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, और एक पैरेलली एक अलग सिस्टम बनाने की बात शुरू होने लगी। जो शुरू में मैंने आपको उलेमा के बारे में बताया था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के सपोर्ट से ईरान के अंदर जो राजशाही, जो मोनार्की चल रही थी, उसको एज इट इज चलने दिया। उसके पैरेलल में एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चला दिया, जिसमें वोटिंग, इलेक्शन, सारी चीजें होंगी। मतलब कि राजा अपना राज करता रहेगा, लेकिन उलेमा जो है उसका भी से होगा, और इसको नाम दिया गया
मजलिस। जैसे इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहां पे क्वीन और राजा होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट वगैरह वो सारा सिस्टम अलग चलता है। उसी से मिलता जुलता जो सिस्टम था वो ईरान के अंदर भी इंप्लीमेंट हो गया था। बेसिकली रिलीजियस ग्रुप जो थे ईरान के अंदर, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई थी। इसको अलग अलग नाम दिए गए, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, ईरानियन पार्लियामेंट भी बोला गया और ईरानियन मजलिस भी बोला गया। अब क्योंकि ये जो मजलिस थी ये पूरी तरीके से रिलीजियस स्कॉलर जो थे वो अपने हिसाब से रन करते थे, तो इन्होंने लॉ भी उसी के हिसाब से बनाया। जैसे शिया मुस्लिम रिलीजन जो है उसको ईरान का ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस कर दिया गया। राजा और मजलिस जो थे वो ईरान को मिलकर चला रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हो ही रहा था कि मजलिस जो थी वही डिसीजन ले रही थी, ईरान की गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही थी वो, और राजा सिर्फ नाम का बचा था। अब इसके बाद डेट आती है 16 जुलाई 1909। राजा मुजफ्फर अल दीन, इनकी डेथ हो जाती है और इनके जो बेटे थे मोहम्मद अली शाह, ये राजा बनते हैं। और इनके बेटे जो थे वो अपने पिताजी से थोड़े अलग थे। ये ईरान के अंदर जो मजलिस का जो कॉन्सेप्ट था इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इनका ये मानना था कि राजा कुछ कर ही नहीं पाता है, सारे के सारे जो डिसीजंस थे वो मजलिस ले रही थी, वोटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन बना के। राजा सिर्फ नाम का था। अब मोहम्मद अली शाह क्या करते हैं, मोहम्मद अली शाह आर्मी की मदद लेते हैं और ये जो मजलिस के जो लीडर वगैरह थे इनके ऊपर अटैक करा देते हैं और इनको जेल वगैरह में बंद करा देते हैं। अब राजा जो था उसने मजलिस को बंद तो करा दिया था, लेकिन मजलिस को लोगों का सपोर्ट था। एक साल बाद 1909 में मजलिस ने क्या किया, उसने अपने खुद के फाइटर बना के राजा के ऊपर अटैक करा, उसके जो लीडर थे उनके ऊपर अटैक किया, और जैसे ही सारी बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मोहम्मद अली जो राजा थे वो ये सारी चीजें देख के रशिया भाग जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ईरान को कोई भी राजा गवर्न नहीं कर रहा होता है, पूरा का पूरा मजलिस जो थी वो कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ईरान के रूल के हिसाब से ये गलत था, राजा होना जरूरी था। तो मजलिस क्या करती है, वो राजा का जो बेटा था 11 साल का उसको राजा बना देती है। वो एक पपेट की तरह रहता है। एक्चुअल में ईरान को जो चला रही थी वो मजलिस ही चला रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसी बीच क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और ईयर 1917 में रशिया के अंदर खुद ही बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो रहे थे, उससे अपना ही देश नहीं संभल रहा था, तो वो ईरान को छोड़ के वापस चला जाता है अपने देश में। लेकिन ब्रिटिशर्स यानी यूके को ऑयल मिलने के बाद ईरान छोड़ के जाना उसका पॉसिबल नहीं था। ईरान का जो ऑयल था वो यूके की इकोनॉमी का मेजर पार्ट बन चुका था और सारी की सारी इंडस्ट्री जो थी वो इसी ऑयल पे डिपेंड हो चुकी थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो ईरान को छोड़ के गए नहीं, वो टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प करते थे, पैसे देते थे, सिक्योरिटी वगैरह की हेल्प करते थे। लेकिन ईरान के जो लोग थे वो इससे भी खुश नहीं थे। ये जो ब्रिटिशर जो ऑयल लेके जा रहे थे और पूरा का पूरा प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख रहे थे, इससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी वजह से मजलिस क्या करती है, वो ब्रिटिशर्स को कहती है कि हमें आपकी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप अपना देश संभालिए और ईरान को छोड़ के चले जाइए। शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो ब्रिटिशर्स को जाना पड़ता है। अपने सारे ऑफिशियल्स जो थे वो ईरान से ब्रिटिशर्स निकाल लेते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इतना बड़ा नुकसान झेलने की हालत में नहीं थे। तो होता क्या है कि ईरान की जो आर्मी थी उसमें एक आर्मी हेड था रेजा खान पहलवी। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रेजा खान पहलवी को पूरा सपोर्ट करते हैं और रेजा खान ईरान के अंदर तख्ता पलट कर देते हैं। ईरान का जो राजा था रेजा उसको यूरोप भिजवा देते हैं। लेकिन रेजा खान को पता था कि मजलिस जो है उसको लोगों का सपोर्ट है, तो उसने खत्म नहीं किया मजलिस को, बल्कि रेजा खान ने क्या किया, मजलिस के अंदर जो लीडर्स थे उनको कुछ को पैसा खिलाया, कुछ को अपने सपोर्ट में रखा, कुछ को अपने लीडर से रिप्लेस कर दिया और जो नहीं माने उनकी हत्या करवा दी। तो मजलिस को हटाने की बजाय मजलिस का जो पूरा कंट्रोल था वो अपने पास रख लिया और मजलिस को एकदम वीक कर दिया। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ही ईरान के राजा रेजा खान पहलवी बनते हैं, कज़र डायनेस्टी का एंड होता है और ईरान के अंदर पहलवी डायनेस्टी ये शुरू होती है। अब रेजा खान जो थे उनके ऊपर वेस्टर्न पावर जो थी उनका पूरा इन्फ्लुएंस था। ये एक सेकुलर और मॉडर्न लीडर बनके सामने आए और ईरान को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया। जैसे 1928 में ईरान के अंदर आदमियों को यूरोपियन स्टाइल में ड्रेस पहनना कंपलसरी कर दिया गया, हैट लगाना कंपलसरी कर दिया गया, मस्जिदों के अंदर चेयर्स लगा दी गई, औरतों के लिए पर्दा और बुर्खा पहनना बैन कर दिया गया, औरतों को जॉब करने के लिए एनकरेज किया, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब निकाली गई, कैफेज और सिनेमा के अंदर लड़कियों को जाना अलाउ किया गया। आज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पर्दा है, लेकिन उस टाइम पे औरतें ऐसे रहती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस बहुत पावरफुल हो गया था और यूएस के जो इंटरेस्ट थे वो ईरान के अंदर थे। तो यूएस ने अपने नंबर बनाने के लिए वो यूएन में जाता है और यूएन में उसकी चलती भी थी। यूएन के अंदर यूएस जाके कहता है कि रशिया जो ईरान के अंदर घुसा है ये गलत है और रशिया को बाहर जाना चाहिए। रशिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है और रशिया जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सारे देशों की हालत खराब थी और सिर्फ यूएस ही अकेला बचा था जो स्ट्रांग था। यूके जो था वो यूएस की प्रॉक्सी की तरह एक्ट करने लग गया था और वर्ल्ड का मेन लीडर जो था वो यूएस बन चुका था। अब उसमें यूएस की भी कंपनीज आ गई थी और उनका भी 50-50% शेयर हो गया था। कहने का मतलब यह है कि ईरान के ऑयल का फायदा उठाने वाला अब यूएस मेन प्लेयर बन गया था और इसकी वजह से यूएस अब ईरान के इंटरनल अफेयर से लेके ईरान का जो राजा था उसकी पॉलिसी तक
हर चीज में इंटरफेयर करने लगा था। और ईरान की भी मजबूरी थी क्योंकि उसको यूएस से डॉलर आ रहे थे और उनकी जरूरत थी ईरान को। और ये सारी चीजें जो यूएस कर रहा था ईरान के अंदर, इसको सबसे पहला झटका लगता है ईयर 1951 में, जब ईरान की जो मजलिस थी उसमें से एक मेंबर जिसका नाम था मोहम्मद मोसादिक यूएस के इस तरीके से ईरान के अंदर इंटरफेयर करने के अगेंस्ट में आके खड़ा हो जाता है। इसने कई तरीके से प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए कि जो राजा है वो ईरान का ऑयल बेच दे रहा है बाहरियों को, गरीब मर रहा है और जो ऑयल है वो गोरों के हाथ में जा रहा है। और उसने सबसे मेन चीज ये कही कि ये जो गोरों ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बना के ये जो ऑयल की डील की थी और जो एग्रीमेंट किया था, ये एग्रीमेंट इलीगल है, हम मानते ही नहीं इसको, ये चीज उसने कही। अब ईरान के अंदर ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग परेशान थे, तो मोहम्मद मोसादिक को लोगों का बहुत भारी सपोर्ट मिला। जो वर्कर थे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के, वो काम करना बंद कर देते, स्ट्राइक कर देते हैं। यूएस और यूके जो था वो बहुत ही क्लोजली ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि ईरान का जो ऑयल था वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। लेकिन मोहम्मद मोसादिक जो था वो डर नहीं रहा था, वो उल्टा और ज्यादा प्रोटेस्ट किया उसने और लोगों को इकट्ठा किया और ईरान का जो ऑयल था उसको नेशनलाइज करवा दिया उसने। नेशनलाइज कराने का मतलब था कि अब यूके यूएस की जो कंपनी थी वो नहीं बेचेंगी ईरान का ऑयल, बल्कि ईरान खुद अपने देश का ऑयल निकालेगा और बेचेगा। और इसका इतना इंपैक्ट होता है कि मोहम्मद मोसादिक जो था उसको ईरान का पीएम बना दिया जाता है। राजा जो था वो एज इट इज था, लेकिन वो पीएम के आगे हेल्पलेस था क्योंकि लोगों का भारी सपोर्ट था पीएम को। अब यूके और यूएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, तो यूके और यूएस ने कहा कि ईरान के अंदर ये जो ऑयल का नेशनलाइजेशन हुआ है ये एग्रीमेंट ब्रीच करता है और इसकी वजह से ईरान के ऊपर यूएस और यूके ने जम के सैंक्शंस लगाए। दूसरी चीज, पूरी दुनिया से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्कर जो ईरान में आ रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पूरी दुनिया से प्रेशर बना के ईरान से ऑयल खरीदने के लिए ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब इससे दिक्कत यह हुई कि एक तो जो ईरान को एड मिल रही थी यूएस से वो बंद हो गई, दूसरा जो फूड सप्लाई शुगर वगैरह लेता था यूएस से ईरान वो मिलना बंद हो गया, दूसरा उसने जो सोचा था कि ऑयल खुद बेचेगा और पैसे बनाएगा वो चीज भी उसकी दिक्कत में आ गई थी क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज थी उनको भी अलाउ नहीं किया गया ईरान से ऑयल खरीदने के लिए। ईरान बहुत भारी मुसीबत में आ गया था, ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद भी ईरान का जो पीएम था मोहम्मद मोसादिक, उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा। अब इसके बाद क्या होता है कि यूएस और यूके क्या करते हैं, ईरान के अंदर CIA और MI6 इनको ईरान में भेजा। मोहम्मद रेजा को भारी सपोर्ट दिया हर तरीके से और मोहम्मद जो पीएम था उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और रेजा खान इसके बाद पूरी तरीके से यूएस के हिसाब से चलने लगा और फिर से ऑयल का जो पूरा एडवांटेज था वो यूएस और यूके की जो कंपनीज थी उनको मिलने लगा। अब इसके बाद ईयर आता है 1963 और यहां से जो चीजें थी वो और हीटअप होती हैं। इस बार जो आदमी यूएस के अगेंस्ट में खड़ा था उनका नाम था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी।